मैं सुनील गौतम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुनील कॉन्सेप्ट में। आज हम 11th क्लास का समुच्चय सिद्धांत चैप्टर की प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर समुच्चय क्या होता है, समुच्चय को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है, रोस्टर विधि क्या होती है, समुच्चय के अवयव को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। ये सभी प्रश्न जो आपके माइंड में आ रहे हैं उसकी वीडियो हमने पहले से ही समुच्चय सिद्धांत परिचय के नाम से अपलोड कर दी है। तो जिन बच्चों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है वे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट दे दिया है या फिर स्टेटमेंट ना देकर एक संग्रह दे दिया है। इस संग्रह को बताना है कि ये समुच्चय है कि नहीं है। तो जैसे पहला है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो हमें वर्ष के उन महीनों का संग्रह लेना है जिसमें जे अक्षर शामिल है, स्टार्टिंग किससे होती हो, जे से शामिल होती हो। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें पता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यदि ये कलेक्शन है 12 महीनों का, तो इसमें जे से स्टार्ट होने वाले कितने महीने हैं वो हम अपने आप ही बता पाएंगे कि जून है, जुलाई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सुपरिभाषित संग्रह है। कहने का मतलब हम देख के ही बता सकते हैं कि जून इसमें शामिल है कि नहीं है, अगस्त इसमें शामिल है कि नहीं है, सितंबर इसमें शामिल है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड संग्रह है, ग्रुप है, इस वजह से ये क्या है, एक समुच्चय है। इसके बाद बात आती है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो मेरे प्यारे बच्चों ये एक संग्रह समुच्चय का काम नहीं करेगा, क्योंकि समुच्चय का काम वही संग्रह करता है जिसके अवयव सुपरिभाषित होते हैं। सुपरिभाषित का मतलब होता है कि एक कैटेगरी डिफाइन होती हो। अब आप देख रहे हैं कि 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का जो संग्रह है इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये लेखक किस कैटेगरी के हैं ये पता नहीं है हमें। वे उपन्यासकार हैं या समाचार पत्र वाले हैं, मैगजीन वाले हैं, तो किस कैटेगरी के हैं जब तक हमें ये डिफाइन नहीं होगा हम कैसे पता कर देंगे कि ये 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह एक समुच्चय होगा। तो आप मेरी बात समझ पाए, तो ये संग्रह जो है वो एक समुच्चय का काम नहीं करेगा। फिर बात आती है थर्ड क्वेश्चन की बात आती है, फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का, बेशक 11 बल्लेबाज की बात कर रहे हैं इसमें, लेकिन सभी के बल्लेबाज को आंकने का जो नज़रिया है वो अलग अलग हो सकता है। मैं इस आधार पे बल्लेबाज को आंक सकता हूँ कि वो 6 मारता हो, दूसरा जो है वो उसके सिंगल लेने की उसकी काबिलियत के आधार पर वो डिफाइन करे, तीसरा और किसी आधार पर गैलरी में शॉट मारने के आधार पर भी डिफाइन कर सकता है। इसका मतलब यहाँ पर हमारी एक कैटेगरी डिफाइन नहीं है कि हमने जो बल्लेबाज लिए हैं वो किस कैटेगरी के हैं, गैलरी में शॉट मारने वाले हैं, 6 मारने वाले हैं, 4 मारने वाले हैं, सिंगल लेने वाले हैं, किस कैटेगरी के हैं, या फिर अधिक टाइम तक टिकने वाले हैं, मतलब ज़्यादा बॉल खेल लेते हैं और अधिक समय तक टिक जाते हैं। तो हमें
सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों की तो बात की है, लेकिन उसकी कैटेगरी डिफाइन नहीं है। जब कैटेगरी डिफाइन ना हो तो उसके अवयव जो होते हैं, संग्रह के जो अवयव होते हैं, सुपरिभाषित नहीं होते हैं। जब सुपरिभाषित नहीं होते हैं तो ये क्या है, एक समुच्चय नहीं होता है। अब बात आती है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। जी हाँ, हमारी क्लास के सभी स्टूडेंट्स का जो कलेक्शन है, वो ग्रुप है, वो एक सेट का काम करेगा, क्योंकि हम बता सकते हैं कि राम हमारी कक्षा में है कि नहीं है, श्याम हमारी कक्षा में है कि नहीं है, नीलम हमारी कक्षा में है कि नहीं है। लेकिन तो बात समझ पाए तो आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह क्या होगा, एक समुच्चय होगा। फिर बात आती है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। सीधी सी बात है, 100 से कम आप बता सकते हैं, 2 लिख दूं मैं तो ये एक प्राकृतिक संख्या है, 3 एक प्राकृतिक संख्या है। तो काउंटेबल नंबर जितने भी हैं वो आपके प्राकृतिक संख्या, तो 100 से नीचे 1 से लेकर 99 तक कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम देख के बता सकते हैं। मैं लिख दूं 2.5 तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन 3 लिख दूं तो प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब ये एक सुपरिभाषित संग्रह है। तो जब सुपरिभाषित संग्रह हो तो इसको क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। फिर बात आती है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो अब देखो यहाँ पर लेखक प्रेमचंद की भी बात हो गई और उनके द्वारा लिखित उपन्यास, तो एक कैटेगरी डिफाइन हो गई। जब कैटेगरी डिफाइन हो जाती है तो वो समुच्चय का काम करती है। तो करेक्शन किसका काम करता है, समुच्चय का काम करता है। तो ये एक समुच्चय है। 7 वाले में क्या लिखा हुआ है कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो सभी समपूर्णांकों का संग्रह भी एक क्या होगा, समुच्चय का काम होगा, क्योंकि ये भी सुपरिभाषित संग्रह है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब इस अध्याय में यदि मैं कह दूं कि 3 मतलब समांतर श्रेणी का एक सवाल लिख दूं इस अध्याय में, लेकिन चैप्टर का नाम क्या है, समुच्चय सिद्धांत। तो समुच्चय सिद्धांत यदि मैंने इस पे स्क्रीन पर लिख दिया और मैं आपको किसका सवाल करा रहा हूँ, मैं समांतर श्रेणी का सवाल करा रहा हूँ, तो आपके माइंड में तुरंत घंटी बजेगी कि सर आप क्या कर रहे हैं, सर आपने चैप्टर का नाम समुच्चय सिद्धांत लिखा है और आप सवाल किसका करा रहे हैं, वो समांतर श्रेणी का। इसका मतलब आपको पता चल गया कि ये जो समुच्चय सिद्धांत के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसका एक ग्रुप बन गया। जब ग्रुप बन गया तो आप देखते हैं खाली आपने जैसे ही मैंने लिखा समांतर श्रेणी का क्वेश्चन, वैसे ही आप समझ गए कि सर ये तो इस चैप्टर में है नहीं है, तो इस चैप्टर में नहीं है। इसका मतलब सुपरिभाषित अवयव हैं। जब सुपरिभाषित अवयव होते हैं तो ये भी एक क्या है, ये भी एक समुच्चय है। फिर लास्ट पे चलते हैं 9 पे, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब भाई सबसे ज़्यादा खतरनाक बात आ रही है कि खतरनाक जानवर कौन कौन से हैं। तो खतरनाक जानवर की कैटेगरी कौन सी है, मतलब कि वो उनकी शिकार करने का नज़रिया कैसा है, तरीका कैसा है। कुछ लोग अलग जंगली जानवरों की बात कर सकते हैं, कुछ पालतू जानवर भी हो सकते हैं खतरनाक। तो खतरनाक तो हैं, लेकिन उनकी कैटेगरी डिफाइन नहीं है कि किस टाइप के खतरनाक है। तो ये भी एक सुपरिभाषित नहीं है, तो ये एक संग्रह का काम नहीं करेगा। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड क्वेश्चन की समुच्चय सिद्धांत से। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें लिखा हुआ है कि मान लीजिए एक सेट दिया हुआ है, कैपिटल A बराबर, ये कर्ली ब्रैकेट होता है, मिजला कोष्ठक होता है, मिजले कोष्ठक के अंदर ही 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये एक सेट है। रिक्त स्थानों में उपयुक्त एप्सिलॉन और एप्सिलॉन कट भरिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन कट का मतलब क्या होता है ये हमने पिछली वीडियो में बता दिया था, लेकिन फिर भी हम कह देते हैं कि एप्सिलॉन जब लगाते हैं जब बिलोंग करता है, कोई भी अवयव किसी समुच्चय में हो तब ये लगाते हैं, मतलब शामिल है।
शामिल है, तो इंक्लूड कह सकते हैं, शामिल कह सकते हैं शामिल हो जब, और शामिल ना हो तब हम शामिल हो जब तो लगाते हैं एप्सिलॉन, और शामिल ना हो तब लगाते हैं एप्सिलॉन कट। तो ये बात समझ जाना। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं कि जैसे आप 5 की बात करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताइए कि 5 इस सेट में है, तो आप कहोगे कि सर है, इसका मतलब 5 बिलोंग्स करता है ए में। जब बिलोंग करता है तो कौन सा लगाओगे? एप्सिलॉन। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन में है 8, मतलब 8 को चेक करो इसमें है कि नहीं है, तो आप कहोगे कि सर इसमें तो है नहीं है 8, क्योंकि इसमें तो 1 2 3 4 5 है। तो जब बिलोंग नहीं करता है, नॉट बिलोंग, जब बिलोंग ना करता हो तो एप्सिलॉन कट का यूज़ करते हैं, मतलब एप्सिलॉन लगा के उसको काट देते हैं। फिर मुझे बताओ तीसरे में 0 इसमें इंक्लूड है, तो आप कहोगे नहीं है सर, तो इसमें एप्सिलॉन कट। 4 इंक्लूड है कि है, तो एप्सिलॉन लगा दो। फिर उसके बाद 5th में है सेकंड, दूसरा जो है वो इसमें शामिल है, तो हाँ है, तो एप्सिलॉन लगा दो। 10 इसमें है कि नहीं है, तो एप्सिलॉन कट मार दो। तो बड़े ही आसानी से हम एप्सिलॉन और एप्सिलॉन कट को लगा सकते हैं। तो एप्सिलॉन रिप्रेजेंट करता है बिलोंग्स टू को, शामिल है, और एप्सिलॉन कट को रिप्रेजेंट करता है नॉट बिलोंग, शामिल नहीं है। तो इस प्रकार से हम बड़े ही आसानी से ये साइन लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इसमें रोस्टर रूप में लिखना पड़ेगा। जितने भी हमारे समुच्चय हैं उनको रोस्टर विधि में लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, रोस्टर विधि का मतलब होता है कि जब भी किसी समुच्चय के अवयवों को मिजले कोष्ठक के अंदर कॉमा लगाते हुए लिखते हैं, जैसे A, B, C, D, इस प्रकार से जो लिखते हैं वो रोस्टर विधि कहलाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है समुच्चय निर्माण विधि में लिखे हुए हैं जितने भी क्वेश्चन हैं, तो हम इसको रोस्टर विधि में लिखते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हाँ जी, तो क्या लिखा हुआ है इसमें? तो इसमें लिखा है कि A बराबर X सच दैट। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 2 डंडे ऊपर नीचे लिखे होते हैं इसको इंग्लिश में सच दैट कहते हैं। और इंग्लिश की बात की जाए तो, हिंदी की बात की जाए तो इस प्रकार। तो x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है। मतलब अब ये बात कह रहे हैं कि x के बारे में बता दिया कि भाई तुम्हें x की वैल्यू कहाँ से लिखनी है। तो इन्होंने कहा है कि x एक पूर्णांक है और x की वैल्यू -3 से बड़ी है और 7 से छोटी है। -3 से क्या है? छोटी है, बड़ी है, और 7 से छोटी है। तो मुझे बताइए कि -3 से बड़ा कौन सा होगा? -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गए हमारे अवयव। क्या आ गए? हमारे अवयव हो गए। और हमें मात्र एक स्टेप और दिखाना है, वो क्या? इसे मिजले कोष्ठक में बंद कर देते हैं। तो मिजले कोष्ठक में बंद करने के बाद ये जो मेथड आपको दिखाई दे रहा है, मिजले कोष्ठक के अंदर इसके अवयव आ गए, x के जितने भी संभावित मान हैं वे आ गए। तो इसी को कहते हैं रोस्टर विधि या फिर रोस्टर रूप। तो लेकिन इसको प्रदर्शित, जैसे a से रिप्रेजेंट किया है इसको, तो इसको भी a से ही रिप्रेजेंट करना है समुच्चय को भी। ठीक है, बात समझ पाए? तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर
थर्ड का सेकंड क्या कहता है। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों इसमें लिखा है कि समुच्च बी के बारे में लिखा है। तो समुच्च बी में क्या है कि x सच दैट x इस प्रकार है कि संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, मतलब 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्राकृतिक संख्या एक काउंटेबल नंबर्स होती हैं, वो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ कि 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन सी होंगी। तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी और 5 होगी। तो हम क्या लिखेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और 5। इसको मिसली कोष्ठक में बंद कर दिया। तो अब ये इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, बी से, तो इसको बी से ही दिखा दो। बहुत आसान है ना। अब अगले पे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि x भाई साहब इस प्रकार है कि x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा बात ध्यान रखना कि आपको स्टेटमेंट पे जाना है कि स्टेटमेंट क्या कहता है, x के बारे में क्या क्या बात बताई गई है। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब x को सबसे पहले तो 2 अंकों वाले नंबर से उठाना है, दूसरी बात उन अंकों का योगफल 8 होना चाहिए। तो मुझे बताओ कि 2 अंकों की वे संख्याएं जिनका योगफल 8 है। तो आप बोलोगे कि सर 26 है, ठीक है भाई साहब, लेकिन रिवर्स कर दूँ तो 62 भी है। फिर कौन सा हो सकता है 35। तो 35 के डिजिट को रिवर्स करने पर, उल्टा करने पर 53 होगा। फिर कौन सा हो सकता है कि 44, ये 44 भी हो सकता है। जब 44 है तो कौन सा होगा, तो इसका उल्टा तो कर ही नहीं सकते क्योंकि रिपीट नहीं होता है। फिर क्या हो सकता है 17 हो सकता है, क्योंकि 1 और 7 8 हो गया। तो जब 1 और 7 8 हो गया तो 7 और 1 भी है तो कितना हुआ 8 हो गया। तो इसका मतलब ये जितने भी नंबर हैं ये वे नंबर हैं जो 2 अंकों के हैं और उनका अंकों का योगफल कितना है मेरे प्यारे बच्चों 8 है। तो इसको ही मिसले कोष्ठक में बंद कर देंगे और ये सी के बराबर हो जाएगा। तो ये बात समझ पाए। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 में कि डी वाले में लिखा है कि x इस प्रकार है कि x एक अभाज्य संख्या है। तो x एक अभाज्य संख्या है और जो संख्या 60 की भाजक है, मतलब कि हमें 60 के वे भाजक देखने हैं जो कि अभाज्य हों। तो आप देखोगे 2, 3 और 5 ये तीनों नंबर से ये 60 पूरे विभाजित हो जाएंगे। तो विभाजित हो जाएंगे तो यही अभाज्य का भी काम करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर डी। फिर बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय की बात की जाए तो बस करते क्या है कि प्रत्येक मतलब रिपीटेशन नहीं लेते। यदि टी 2 बार है, बेशक 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, लेकिन लेते एक ही बार हैं। तो ये टी जो है वो एक ही बार लिखोगे। इसी प्रकार आर बेशक 2 बार है तो इसको भी एक ही बार लिखना है। ओ 2 बार है फिर भी एक ही बार लिखना है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टी, फिर कॉमा लगा दो, फिर आर, फिर कॉमा लगा दो आई, फिर कॉमा लगा दो जी, फिर कॉमा लगा दो ओ, फिर कॉमा लगा दो एन, फिर एम आ जाएगा। एम के बाद ई है, ई नहीं लिखा तो ई लिख दो। फिर टी दोबारा रिपीट हुआ, आर रिपीट हुआ, वाई नहीं है तो वाई लिख दो। ये लिखने के बाद इसको मिसले कोष्ठक में बंद कर दो। तो ये किसका काम करेगा, ई का काम करेगा। तो ये रोस्टर विधि में हमने इसको भी लिख दिया। अब है एफ में क्या लिखा है कि बैटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो बैटर में बी आ गया, फिर कॉमा लगाओ, ई लिख दो, फिर कॉमा लगा दो, टी लिख दो, फिर आर लिख दो। क्योंकि अब ई तो 2 बार है, टी भी 2 बार है, तो लेकिन लिखेंगे हम एक ही बार।
तो BETR। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत इजी हो गया। रोस्टर विधि समझ पाए। रोस्टर विधि समझने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और समुच्चय निर्माण विधि को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो समुच्चय निर्माण से संबंधित हैं। तो हम आगे के क्वेश्चन को समुच्चय निर्माण विधि से हल करेंगे। चलिए इसको रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हो आप कि क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, प्रश्नावली 1.1। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, समुच्चय निर्माण विधि के बारे में हल्की सी जानकारी देना चाहेंगे कि समुच्चय निर्माण विधि में क्या होता है कि हम एक बेसिक प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए उसको हम लिखते हैं। और बेसिक प्रॉपर्टीज का मतलब है कि जैसे आप देखते होंगे कि जैसे एक सीरीज है 2, 4, 6, 8। तो आप देख रहे हैं कि 2, 4, 6, 8 मैंने जो नंबर बताए हैं ये सम नंबर हैं। तो ये जब सम नंबर हैं तो आप कह सकते हैं कि एक नंबर हमारा ऐसा है कि वो एक सम है। तो शॉर्ट में लिखने का तरीका है कि इसको x मान लेते हैं। तो x सच दैट x एक सम नंबर है, ठीक है ना। तो इसी से ही हम आगे बढ़ते हैं और समुच्चय निर्माण विधि के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे और इनकी एक मतलब इनका जो कैरेक्टर होता है उसी को देखकर मतलब हम उसको डिफाइन करेंगे। तो चलो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, 4 के फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट में है कि 3, 6, 9 और 12। तो ये नंबर है 3, 6, 9, 12। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हैं कि 3, 6, 9, 12। मैं 3 को 3 × 1 लिख सकता हूँ, फिर 6 को 3 × 2 लिख सकता हूँ, 9 को 3 × 3 लिख सकता हूँ और 3 × 4 भी लिख सकता हूँ 12 को। तो आप देख पा रहे हैं कि ये मल्टीपल हैं 3 के। 3 के जब मल्टीपल हैं तो समुच्चय निर्माण विधि में क्या करेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स x इक्वल टू 3n। क्यों? क्योंकि 3 के मल्टीपल हैं, जे गुणन हैं 3 के। अब बात आ रही कि ये n क्या है। तो n एक प्राकृतिक संख्या है, n बिलोंग्स टू n। तो n बिलोंग्स टू n का मतलब कि छोटा जो n है वो प्राकृतिक संख्या में से लिखा जाएगा। कहने का मतलब n की जो भी वैल्यू होगी वो प्राकृतिक संख्या में से ही उठाई जाएगी। अब बात आती है कि n की वैल्यू कौन कौन सी उठाई जाएगी। तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू 1 भी उठाई गई है, 2 भी उठाई गई है, 3 भी उठाई गई है और 4 भी उठाई गई है। इसका मतलब ये हुआ कि n की जो वैल्यू है वो 1 के तो बराबर है। 1 के बराबर मतलब 1 से स्टार्ट हो रही है और फिर बड़ी तो इसका मतलब जो नंबर दूसरा आएगा वो 1 से बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तो हम कह सकते हैं कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, मतलब n की वैल्यू 1 से बराबर या 1 से बड़ी। फिर बात आ रही है कि कहाँ तक जा रही है कंडीशन की 4 तक जा रही है। तो बराबर 4 क्या 4 से ऊपर के जा रहे हैं? नहीं, 4 से नीचे के नंबर हैं। तो इसका मतलब 4 से छोटी। तो इसका मतलब n की वैल्यू 1 से बड़ी या बराबर और 4 से छोटी या बराबर होगी। और यहाँ पे और शब्द और जोड़ देंगे। क्यों? इतना स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, फिर आगे का जो लिखते हैं वो। तो अब ये जो स्टेटमेंट हमारा आया x के पदों में, इसको एक निचले कोष्टक में बंद कर देंगे। जब बंद कर दिया तो यही है समुच्चय निर्माण विधि इसकी। तो आप समझ पाए होंगे, बड़ी ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है
2, 4, 8, 16 और 32। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखो ना, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 32। इसका मतलब 2 जो है उसको क्या मैं 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ? तो आप कहोगे सर लिख सकते हैं। इसी प्रकार मैं क्या 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? आप कहोगे कि सर ये भी लिख सकते हैं। 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ? तो आप कहोगे कि सर ये भी हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 16 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ? कि हाँ सर लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं। क्या 32 को मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ? कि सर इसको भी लिख सकते हैं। तो अब हमें एक सीरीज पता चली कि हमारा बेस तो नहीं बदल रहा, बेस तो कांस्टेंट है। मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो बेस हमारा वही है, कांस्टेंट है, लेकिन उसकी जो डिग्री है, घात जो है वो बढ़ती चली जा रही है। पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, और ये 5 पर अंत करती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो x है वो इस प्रकार है कि 2, मतलब आधार तो सेम है, इसका मतलब 2 की पावर, लेकिन बदल क्या रहा है? जो बदलता है उसको ही n की घात में के रूप में लिख देंगे, तो 2 की पावर n। तो यहाँ पे देखोगे आप कि n की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा, 2 पुट करूँगा तो ये वाला टर्म आ जाएगा, 3 पुट करूँगा तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। इसका मतलब ये जो हमने डिफाइन किया है ये ठीक है बिल्कुल। अब ये n है क्या? तो भाई साहब n उठाया हमने नेचुरल नंबर से। n कहाँ से उठाया? नेचुरल नंबर से उठाया, और इसकी जो वैल्यू है, और अब बात करते हैं जैसे यहाँ पर दिखाया था कि n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो 1 से 5 तक गई है। इसका मतलब n की वैल्यू 1 से बड़ी और बराबर, और 5 से छोटी और बराबर। तो ये स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हुआ। इसको मिसली कोष्ठक में बंद कर देंगे। तो ये भी एक सेट हो गया। तो 2, 4, 8, 16, 32 का समुच्च निर्माण रूप जो होगा वो क्या होगा? x such that x इक्वल टू 2 की पावर n, n बिलोंग्स टू कैपिटल n, और n की वैल्यू 1 से बड़ी या बराबर, 5 से छोटी या बराबर होगी। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आने के बाद अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि 5, 25, फिर 125, फिर 625। ये भी क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है। इस 5 को मैं ले सकता हूँ 5 की पावर 1, 25 को ले सकता हूँ 5 का स्क्वायर, 125 को ले सकता हूँ 5 की पावर 3, 625 को ले सकता हूँ 5 की पावर 4। ये समझ पाए तो हम क्या देख रहे हैं कि कांस्टेंट हमारा आधार सेम है, लेकिन घातें हमारी बढ़ती चली जा रही हैं। कहाँ तक बढ़ी हैं? 4 तक बढ़ी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x सच दैट x जो अवयव है वो 5 की पावर n है, और n क्या है? बिलोंग्स टू कैपिटल N। दूसरी बात, n का मान 4 तक गया, इसका मतलब n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसको भी मिसली कोष्ठक में बंद कर देंगे। ये भी क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सॉरी, ये सेकंड नहीं है, 4 है। तो 4 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इसमें लिखा है 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। ये 3 ही डॉट लगाते हैं, ज़्यादा डॉट न लगा दें, क्योंकि 3 से ही पता चल जाएगा कि ये अनंत तक जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 2, 4, 6, 8, 10 आगे ऐसे बढ़ते चले गए। तो ये सम संख्याएं हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? सभी सम संख्याएं, सभी सम संख्या। तो ये सभी सम संख्या को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम कैसे लिखेंगे? x सच दैट x एक सम संख्या है। तो इसको मिसली कोष्ठक में बंद कर देंगे। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 5th क्वेश्चन।
कि 149, फिर बढ़ते चले गए 100 तक गए हैं। तो 1 को हमने 1 ही लिख दिया 1, और 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया, और 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 9 को मैं लिखूँगा 3 का स्क्वायर। इसी प्रकार 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि पावर तो सेम है, सभी का स्क्वायर हो रहा है, लेकिन पहले 1 का हुआ, फिर 2 का हुआ, फिर 3 का हुआ, एंड बढ़ते चले गए, कहाँ तक पहुँचे, 10 तक पहुँचे। इसका मतलब ये हुआ, इसका समुच्चय निर्माण होगा x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर कर रहे हैं। और n क्या है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। और क्या कह सकते हैं n के बारे में कि n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये भी एक समुच्चय निर्माण विधि हो गई। इन सभी क्वेश्चंस को समझ पाए होंगे, आशा है कि सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं और इसको भी इजी बनाने की कोशिश करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि मेरी जब भी वीडियो आप देखें, कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठें, जिससे कि कुछ भी पॉइंट है यदि इम्पोर्टेंट लगता हो तो तुरंत लिख लें। और दूसरी बात, मन तुम्हारा तभी लगेगा ऑनलाइन स्टडी में जब आप कॉपी किताब दोनों NCERT बुक लेकर बैठो, किताब लेकर बैठो, सॉरी NCERT बुक लेकर बैठो और कॉपी लेकर बैठो और पेन लेकर बैठो। इसी के बाद ही समझ पाए हुए क्या क्या चीज़ क्लियर होती हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन समझ पाए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले दिखा दिया है, बोर्ड पर ही मैंने दिखा दिया, जिन बच्चों पर किताब नहीं है, लॉकडाउन की वजह से किताब लेकर नहीं आ पाए हैं, वे देख लें कि क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब कि हमें ये दिखाना है, ये सूचीबद्ध करना है कि इसमें कितने अवयव हैं, कौन कौन से अवयव हैं, दूसरे क्वेश्चन में कौन कौन से अवयव हैं, तीसरे में कौन कौन से हैं, चौथे में कौन कौन से हैं। तो बारी बारी से हम सभी क्वेश्चंस पे आते हैं। तो 5th का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझते हैं। 5th का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, जो सेट ए से रिप्रेजेंट है कि x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, विषम प्राकृतिक मतलब x को कहाँ से उठाना है, एक x वो अवयव है जो एक विषम प्राकृतिक संख्या है। और आपने देखा है कि विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं, तो 1, 3, 5 डॉट डॉट डॉट। अब ये 3 डॉट ही लगाते हैं, इसका मतलब ही होता है कि अनंत तक चले गए। ऐसा नहीं है कि डॉट 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 लंबा खींच के चले जाओ, सिर्फ 3 से ही काम चल जाता है, तो हमें 4-5 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये जो है ये 1, 3, 5 और आगे भी अवयव आएंगे, और ये सभी अवयव किसको रिप्रेजेंट करेंगे, समुच्चय ए के अवयव को रिप्रेजेंट करेंगे। अब 5 के सेकंड क्वेश्चन में है कि समुच्चय बी x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है, मतलब एक इंटीजर का काम करता है x, और x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो आप देखेंगे कि -(1/2) है, तो क्या मैं इसको 0.5 ले सकता हूँ, और 9/2 को 4.5 मतलब 4.5 लिख सकता हूँ। आप कहोगे सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बताइए कि -(0.5) से आगे कौन सा नंबर है जो कि इंटीजर है, पूर्णांक है। और पूर्णांक का मतलब होता है कि आप उनको किस पे मतलब
परफेक्ट होना चाहिए, वो डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए। तो आप देखोगे कि पॉइंट माइनस के 0.5 से नेक्स्ट नंबर है 0, फिर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। क्यों? 4.5 से पहले वाला। तो ये जो है ये आपके अवयव हैं। कौन से हैं? ये अवयव का काम करेंगे। तो ये भी हम अवयव का ही काम करेंगे, इसमें से इनका भी इसी प्रकार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनको भी अवयव के रूप में लिख दें। अब ये बात आती है कि x एक पूर्णांक है सी में, तीसरे का जो सी है क्वेश्चन, उसमें क्या कहता है कि x सच दैट x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 होनी चाहिए। तो आप देखोगे कि माइनस का 1 पुट करूंगा मैं, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा? तो आप कहोगे कि सर -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 4 से छोटा ही तो आया, तो -1 हो सकता होगा, -2 होगा, फिर 0 होगा, x के में 0 पुट करेंगे और क्या करेंगे, और 1 फिर 2। तो ये नंबर है जो कि अवयव का काम करेंगे। सॉरी, इसको भी समझ के में नहीं लिखते हैं, अवयव का काम कर रहे हैं। फिर है लॉयल शब्द का एक अक्षर। तो लॉयल में जो भी अक्षर है उनको लिखते चले जाओ, LOYA। तो ये हो गए। फिर बात आती है कि ई वाले में क्या कहते हैं कि x सच दैट x एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो देखो, जनवरी में होता है, फरवरी में नहीं होता। तो फरवरी मार्च में होते हैं, मार्च अप्रैल में नहीं होगा, APRIL। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में होते हैं, मई। जून में नहीं होते, जून। जुलाई में 31 होते हैं, अगस्त में 31 होंगे, अगस्त। सितंबर में नहीं होते, सितंबर, अक्टूबर में नहीं, सितंबर में होते हैं 31 दिन नहीं होते हैं, और अक्टूबर में होते हैं, नवंबर में नहीं होते। तो ये फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर ये ऐसे महीने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो आप समझ पाए। फिर उसके बाद है कि x इस प्रकार है कि x अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है और k से पहले वाला तो वर्णमाला का एक व्यंजन है। सॉरी, क्या है? व्यंजन है। तो कॉन्जुगेट का काम करते हैं। तो a तो वोवेल्स का काम करता है, तो a नहीं लिखेंगे, B, A, B, C, D, E नहीं होगा, E, F और G, H, I और J, क्योंकि I तो वोवेल्स का काम करेगा। तो ये जो हैं ये आपके क्या कहलाएंगे? ये K से पहले वाले व्यंजन का काम करेंगे। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लिया। मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जो बच्चे परेशानी में पढ़ते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं। आज का जो समय है क्रिटिकल समय है, इस समय में भी यदि आप पूरा दिन मोबाइल गेम्स वगैरह खेलते रहोगे और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे, स्टडी पर ध्यान नहीं दोगे, तो आपका सिलेबस पीछे रह जाएगा और आज जो मज़े ले रहे हैं कल को आप रोओगे फिर बाद में कि सर हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, हमने समय से सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। तो आप से निवेदन है, आपसे निवेदन कर सकते हैं, क्योंकि पिटाई तो कर नहीं सकते हैं। तो निवेदन यही है कि आप पढ़ते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को अवगत कराएं ये कोरोना महामारी के बारे में। तो बने रहिए चैनल के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट करते हैं और चैप्टर को एक्सरसाइज 1.1 को अलविदा कहते हैं। फिर समुच्च के उपसमुच्च वगैरह जितने भी हैं उनको फिर एक वीडियो में अपलोड करके बताया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की एक्सरसाइज 1.1 में। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, हमें मिलान करना है। एक समुच्च निर्माण विधि दी है, एक रोस्टर विधि दी है। तो समुच्च निर्माण विधि और रोस्टर विधि को आपस में मतलब हमें मिलान करना है। जैसे सबसे पहले स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे समुच्च निर्माण विधि से। अब इसमें लिखा है कि x इस प्रकार है कि x एक अभाज्य संख्या है। सबसे पहली बात तो ये अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। जब 6 की भाजक है और अभाज्य संख्या है तो वो कौन सा होगा इन चारों में से? तो आप कहेंगे कि सर इसका जो है वो सेकंड होगा, क्योंकि 2 और 3 अभाज्य संख्याओं का भी काम करता है और 2 और 3 6 का भाजक भी है। चलिए, तो इसका मतलब सेकंड का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब बात करते हैं कि x इस प्रकार है कि x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। मतलब 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे तो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी होंगी, इसमें आप देखोगे तो 1, 3, 5, 7, 9 ये जो हैं जितनी भी हैं वो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब इसका संबंध किससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। तो 4 का b हो जाएगा, 4 का b हो जाएगा। फिर बात आती है कि x इस प्रकार है, x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। तो प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है, तो 6 की भाजक कौन कौन सी होंगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी और 6 होगी अपने आप में खुद। तो इसका मतलब c का फर्स्ट हो जाएगा, तो ये फर्स्ट का c। अब जो लास्ट बचा है मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर, तो इसका मतलब ये तीसरा इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो थर्ड का d। तो इस प्रकार हमने सभी कनेक्ट कर दिए और आपको सभी सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। आशा है कि आपको ये समुच्च सिद्धांत की प्रश्नावली 1.1 का एक भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं, सभी क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। और मेरे बच्चे हमेशा ध्यान रखना कि आपको क्या करना है कि वीडियो देखने के बाद खुद अपने आप रिवीजन करने की कोशिश करें, जिससे कि कोई डाउट हो तो वो दोबारा वीडियो देख के कंप्लीट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वीडियो देखते रहें और लिखें कुछ नहीं कॉपी में, वो भी बेकार है, मन नहीं लगेगा आपका फिर पढ़ने में। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और प्रश्नावली 1.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको कंप्लीट करेंगे। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि लगातार हम नोटिफिकेशन जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।